दोस्तों, सदियों से हम इंसान एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं कि क्या हमारी धरती से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है या नहीं। शुरुआती जीवन की खोज में हमने हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों का अध्ययन करना शुरू किया, पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों में हमें निराशा ही हाथ लगी। खोज के दौरान पता चला कि हमारे सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल संभावनाएं मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमने जीवन की खोज के लिए इन ग्रहों का चक्कर लगा रहे उन मून्स का अध्ययन करना शुरू किया। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को जुपिटर, सेटर्न और नेपच्यून ग्रह का चक्कर लगा रहे कुछ ऐसे चंद्रमाओं का पता चला जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। जुपिटर ग्रह के मून्स यूरोपा और सेटर्न ग्रह के मून इनक्लोड्स पर जीवन के लिए जरूरी 3 इंग्रेडिएंट्स विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे मौजूद सब सरफेस इंक्लूड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मौजूद है। ऐसे में काफी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सरफेस लिक्विड ओशियंस में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सेटर्न ग्रह के मून टाइटन पर वैज्ञानिकों को लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ओशियंस और एक सबस्टेबल एटमॉस्फेयर भी मिला। ऐसे में काफी संभावना है कि इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर जीवन मौजूद हो सकता है या भविष्य में वहां किसी प्रकार की मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक रोमांचक सफर पर जहां हम इन चंद्रमाओं की एक अनोखी यात्रा कर इनके बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जीवन केवल हैबिटेबल जोन में मौजूद ग्रह पर ही पनप सकता है। तारों के हैबिटेबल जोन और उसके गर्मी से परे मौजूद विशाल गैस जेनिट का चक्कर लगा रहे हैं मून्स भी जीवन के पनपने के लिए काफी उपयुक्त हो सकते हैं। किसी ग्रह या उसके चंद्रमाओं पर जीवन के पनपने के लिए 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के कुछ चंद्रमाओं पर जीवन के लिए जरूरी ये सभी 3 इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। इनक्लेड सेटर्न ग्रह का छठा सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौरमंडल में जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ मून है। यह एक आइस वर्ल्ड है जिसका सरफेस मुख्य रूप से फ्रेश सॉलिड आइस से बना हुआ है। यह एक काफी एक्टिव और यंग मून है जिसका निर्माण आज से केवल 100 मिलियन सालों पहले ही हुआ है। इसका सबसे पहला अध्ययन नासा के वॉयेजर मिशन ने किया था। अपने सेटर्न ग्रह की फ्लैबी के दौरान इसने इस मून की कई तस्वीरें ली थी, जिसके बाद सेटर्न ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए कासिनी मिशन ने इस मून का करीबी से अध्ययन किया। कासिनी को अध्ययन के दौरान इस मून को लेकर कई रोमांचक जानकारियों का पता चला, जिसमें सबसे खास था इसके पोलेस से निकलने वाले प्लम्स। अपने खोज के दौरान कासिनी स्पेसक्राफ्ट इन प्लम्स से होकर गुजरा था, जिस दौरान इसने इन प्लम्स में मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की। भविष्य में नासा इस मून पर एक ऑर्बिटर और लैंडर मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहा है, जो कि इसके सरफेस पर लैंड होकर इसके सरफेस का अध्ययन करेगा और साथ ही बर्फ के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड ओशन का पता लगाएगा। बेहद ही कम तापमान और कठिन हालातों के बावजूद ये मून काफी एक्टिव है और जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ है। शुरुआती खोज के दौरान वैज्ञानिकों को इस मून के पोलेस से आ रहे प्लम्स का पता चला, जिसका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस मून के विशाल मोटे बर्फ की परत के नीचे लिक्विड साल्ट वाटर के ओशन मौजूद हो सकते हैं। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि इन प्लम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद है, यानी कि इस सरफेस लिक्विड ओशन में जीवन के लिए जरूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ऐसे में काफी संभावना है कि यह किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो
या फल फूल रहा हो। दोस्तों, यूरोपा को जुपिटर सेकंड भी कहा जाता है। यह जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने वाले 79 मून्स में से एक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जानते होंगे कि जुपिटर ग्रह को उसका चक्कर लगा रहे 4 बड़े गैलियन मून्स के लिए भी जाना जाता है। यूरोपा उन्हीं 4 मून्स में से सबसे छोटा पर सबसे इंटरेस्टिंग मून है। यूरोपा पूरी तरह कई किलोमीटर विशाल बर्फ के लॉरेस से ढका हुआ है, जहां का एवरेज तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है। अभी तक कई मिशनों ने यूरोपा के फ्लेबी को अंजाम दिया है, जिसमें पायोनियर 10, पायोनियर 11, वॉयगर 1, वॉयगर 2 जैसे मिशन मुख्य है। इन सभी मिशनों ने 1970 से 1980 के दौरान इस मून्स का करीबी से अध्ययन किया। इसके अलावा गैलियन स्पेस क्राफ्ट ने 1995 से लेकर 2003 के दौरान जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाते हुए इस मून का और भी करीबी से अध्ययन किया। वहीं 2011 में लॉन्च किया गया जूनो स्पेसक्राफ्ट, जो कि अभी वर्तमान समय में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, वे लगातार जुपिटर ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन कर रहा है। वहीं भविष्य में नासा इस मून का अध्ययन करने के लिए इस पर यूरोपा क्लिपर नाम के मिशन को भेजने की योजना बना रहा है। 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किए गए खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यूरोपा के साउथ पोल से निकल रहे वेटर प्लम्स का पता चला, जिसके बाद 2014 और 2016 में किए गए अन्य अध्ययनों में भी वैज्ञानिकों को इसी तरह के अलग अलग प्लम्स का पता चला। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि यूरोपा के सरफेस में मौजूद मोटे बर्फ के परत के नीचे विशाल लिक्विड वेटर के ओशन मौजूद हो सकते हैं, जहां किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ पहले से मौजूद हो या अपने शुरुआती एवोल्यूशन फेज में हो। टाइटन हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और स्ट्रेन ग्रह का सबसे विशालकाय मून है। यह पूरे सौरमंडल में इकलौता ऐसा मून है जिसके पास पृथ्वी की तरह ही एक नाइट्रोन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है। साथ ही यहाँ लिक्विड हाइड्रोकार्बन के रिवर और विशाल लेक्स मौजूद है। यहाँ पृथ्वी की तरह ही बादल बनते हैं, जिससे मीथेन और इथेन की बारिश होती है। 1980 में वॉयगर मिशन ने टाइटन का करीबी से अध्ययन किया, जिसमें हमें पहली बार पता चला कि यहाँ एक सब स्टेशनल एटमॉस्फेयर मौजूद है। जिसके बाद 1997 में स्ट्रेन और उसके मून टाइटन का अध्ययन करने के लिए कैसिनी हाइगिनिस मिशन लॉन्च किया गया। 2005 में हाइगिनिक प्रोब मिन कैसिन स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर टाइटन पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। इस मिशन ने टाइटन के सरफेस और लेक्स को मैप किया और उसकी सतह की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली। भविष्य में नासा इस बेहद ही अनोखे चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए टाइटन डायग्नोफिटी नाम के मिशन को लॉन्च की योजना पर काम कर रहा है, जो कि एक रोटेक्राफ्ट होगा जो कि इसके सरफेस पर लैंड कर इसके सरफेस कंपोजिशन और लेक्स का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन पर मौजूदा स्थिति काफी हद तक हमारे पृथ्वी के शुरुआती दिनों की तरह है। टाइटन के कई मामले हमारी पृथ्वी की तरह हैं। आप इसे हमारे सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता सोलर बॉडी भी कह सकते हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर काफी एक्टिव और कॉम्प्लेक्स है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बना हुआ है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को टाइटन पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता चला है, जो कि जीवन पनपने के लिए जरूरी है। ऐसी भी संभावना है कि यहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो जो कि हमसे काफी अलग हो और जीने के लिए हमसे काफी अलग संसाधनों पर निर्भर करता हो। ट्रिटोन नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे विचित्र मून है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मून्स अपने प्लेनेट के रोटेशन की दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, पर वहीं ट्रिटोन नेपच्यून ग्रह के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाते हैं, जो कि काफी विचित्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि
हो सकता है कई मिलियन सालों पहले ट्रेटन कुलपिर बेल्ट का ही एक हिस्सा था, जिसे नेपच्यून ग्रह ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने ऑर्बिट में ले लिया होगा। इस विचित्र मून का सबसे पहले अध्ययन 1989 में किया गया, जब नासा के वॉयगर मिशन ने नेपच्यून ग्रह के फ्लेबी को अंजाम दिया। वॉयगर मिशन इस मून की कई यादगार और साफ तस्वीरें ली, जिसने इस मून को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वॉयगर द्वारा जुटाई गई जानकारियों से वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक काफी यंग और एक्टिव मून है, जहां नाइट्रोजन के विशाल गीजर मौजूद है, जो कि काफी विचित्र है। वैज्ञानिक इस मून का और करीबी से अध्ययन करने के लिए एक विशेष लैंडर मिशन पर विचार कर रहे हैं, जो कि इस मून पर लैंड होकर इसके सरफेस और नाइट्रोजन गीजर्स का अध्ययन करेगा। ट्रेटन के सरफेस से निकलने वाले कई किलोमीटर विशाल गीजर से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका इंटीरियर आज भी काफी वार्म और एक्टिव है, यानी यूरोपा और इन क्लेड्स की तरह ही इसके सरफेस के नीचे भी विशाल लिक्विड वेटर के ओशन मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में इन लिक्विड ओशन में किसी प्रकार के लाइफ फॉर्म के होने की भी संभावना मौजूद है। दोस्तों, टेन जुपिटर ग्रह का 5वां और हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा वोल्केनिकली एक्टिव मून है। वैज्ञानिकों की खोज के दौरान 10 मून पर 150 से ज्यादा वोल्केनोस का पता चला, जिनके प्लम्स इसके सरफेस से कई सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं। इसके पास एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का बना हुआ है। नासा के वॉयगर मिशनों ने जुपिटर ग्रह के फ्लेबी के दौरान 10 मून का करीबी से अध्ययन किया और वहां मौजूद विशालकाय वोल्केनोस से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई, जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए ग्लेनेड स्पेसक्राफ्ट ने कई सालों तक 10 मून और उसके वोल्केनस का अध्ययन किया और उसके वोल्केनस प्लम्स का पता लगाया। वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और लगातार 10 मून और उसके वोल्केनस का अध्ययन कर रहा है। वोल्केनोस के साथ ही वैज्ञानिकों को वहां कई विशाल लावा टेप्स का भी पता चला है। ऐसे में उनका मानना है कि अगर वहां किसी प्रकार के अंडरग्राउंड लावा टेप्स का पता लगा ले, तो फिर वहां किसी प्रकार के लाइफ के मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे लावा टप्स हमारी अर्थ पर भी आइसलैंड और सऊदी अरब के रेगिस्तान में भी मिले हैं, जहां माइक्रोबल लाइफ भी पाए जाते हैं। गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय मून है, जो कि आकार में मरकरी और प्लूटो से भी विशाल है। यानी कि अगर यह जुपिटर की जगह सूर्य के चक्कर लगा रहा होता, तो इसे एक प्लेनेट की श्रेणी में रखा जाता। गैनीमेड हमारे पृथ्वी और दूसरे लीनर प्लेनेट्स की तरह ही अलग अलग कुल 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। वहीं इसका सरफेस मोटे विशाल सॉलिड आइस के परत से ढका हुआ है। अपने फ्लेबी के दौरान नासा के वॉयगर 1 और वॉयगर 2 मिशनों ने सबसे पहले इस मून का अध्ययन किया, जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए गैलियन मिशन ने इस मून का करीबी से अध्ययन किया। वही वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद हो, जो कि जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2030 में जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक विशेष मिशन भेजने पर विचार कर रही है। ऐसे में ये मिशन गैनीमेड मून का और करीबी से अध्ययन कर इसके जुड़े कई राजों पर से पर्दा उठा सकता है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ एक थिन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फीयर का पता चला है। साथ ही वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सरफेस के नीचे दूसरे चंद्रमाओं की तरह ही सल्ट वाटर के ओशन मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में इस साल्ट रिच ओशन में किसी प्रकार के इंटेल और कॉम्प्लेक्स लाइफ के होने की संभावनाएं मौजूद है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सभी चंद्रमाओं में से किस चंद्रमा पर किसी प्रकार का जीवन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।